हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर में सिखाने क्या वाले हैं वो ऑब्वियसली जैसे ही ये लेक्चर थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएगा आपको इसका सीख समझ में आ जाएगा। ओके, पहले तो मैं देख लेता हूँ यहाँ वहाँ पे मेरे सेटिंग्स के अंदर के जो वीडियो कैप्चर हो रहा है और जो ऑडियो कैप्चर हो रहा है। ये कोई लाइव लेक्चर तो है नहीं तो मैं आपसे तो पूछ नहीं सकता हूँ। ओके, कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसके एक चैप्टर के बारे में आज हमारा पहला कदम हम रखने वाले हैं। ओके, जल्दी से कॉस्टिंग कॉमर्स के एरिया में, ओके, जो कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं ना उनको एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है कॉस्टिंग। ये सब्जेक्ट कॉस्टिंग ध्यान देता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सीधी सी बात है, अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि ये क्या है, मेरे हाथ में एक माउस है। ओके, तो वो बिल्ली वाला माउस नहीं, बट यस इट्स अ पार्ट कनेक्टेड टू पर्सनल कंप्यूटर। सो कोई भी डिवाइस, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अगर होगा तो उसे किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, उसे किस कंपनी ने उसका उत्पादन किया है, ओके, उसका प्रोडक्शन किया है, और उस कंपनी ने अपने दिमाग में, अपने थिंकिंग में कुछ कैलकुलेशंस किए हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इतने बटन्स यूज़ करेंगे, इतने हम व्हाट यू कॉल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, इतना हमारा मेहनत होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले कॉस्टिंग में ध्यान किस पे दिया जाता है कि भाई मेरी जेब से खर्चे कितने हो रहे हैं। क्योंकि जब कस्टमर मेरे सामने आता है, कस्टमर सबसे कम समय के लिए आता है, वो पूछता है कितने का दिया, तो वो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। बट सबसे पहले मैं तो अपने आप को तो ये बता दूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर कोई चीज़ 10 रुपये के लिए बनाई जाती है तो हो सकता है कि दुकानदार उसको कस्टमर को 14, 15, 16 रुपये में बेच दे। बट सबसे पहले मुझे तो ये पता चले कि मैंने ये 10 रुपये में बनाया है, 100 रुपीज़ में बनाया है, 10,000 में बनाया है, 1,00,000 में बनाया है। हर चीज़ का कॉस्ट प्राइस अलग होता है। अगर आप एक च्युइंगम मुंह में डालो, मे बी वो मार्केट में बिकता है 3, 4 या 5 रुपये के लिए, हो सकता है कि बनता है 1 रुपये के लिए, कभी कभी तो उससे कम में भी बन जाता है। सो किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया हो सकता है। अगर आप एक मोबाइल की बात करो तो मे बी उसका कॉस्ट प्राइस 10,000 होगा। अगर आप एक 2 व्हीलर की बात करो, हो सकता है कि उसका कॉस्ट प्राइस 30,000 होगा। अगर आप कोई बड़े फ्लैट की बात करो तो हो सकता है उसका कॉस्ट प्राइस 30 लाख हो सकता है। हर चीज़ का कॉस्ट प्राइस अलग रहता है। हर चीज़ के ग्राहक मार्केट में रहते हैं, हर चीज़ की खरीदारी और बिक्री होती है। बट सबसे पहले जो बिजनेसमैन वो प्रोडक्ट को बना रहा है उसे अपने दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, मैंने मेरे प्रोडक्ट को कितने में बनाया है। तो कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर रोशनी डालता है, वो आपको अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करता है। अगर आजकल आप YouTube वीडियोस देखो तो काफ़ी वीडियोस में 360 डिग्री कैमरास का इस्तेमाल होता है। ओके, डिटेल में नहीं जाता, पर वो 360 डिग्री कैमरा बता क्या रहा है, देखो सीन एक ही है बट वो 360 सभी तरफ से उसी सीन को देख रहा है। तो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आपको वो समझाने की कोशिश करता है, देखो भाई कॉस्ट ये है, बट उसे अलग अलग एंगल से अगर आप देखते हो तो आपके क्या अलग अलग थिंकिंग हो सकते हैं। दैट्स व्हाट कॉस्टिंग एक्सप्लेन्स। आज हम कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करेंगे। इट्स अ न्यू चैप्टर, आज से हम इसका स्टार्ट करेंगे। नाम क्या है? वेल एक्चुअली कहते हैं ना कि दांत का काम तो खाना है बट उनके नाम अलग अलग होते हैं, तो उसी तरह ये चैप्टर के नाम अलग अलग हैं। कभी इसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहा जाता है, कभी इसे वेरिएबल कॉस्टिंग कहा जाता है, कभी इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, कभी डायरेक्ट कॉस्टिंग और कभी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग। ऐसा नहीं है अरे सर चैप्टर का एक ही नाम दे दो, टॉपिक का एक ही नाम दे दो, कॉन्सेप्ट का एक ही नाम दे दो, ये टॉपिक के नाम में क्यों कंफ्यूज करना है। यहाँ पे आप जितने नाम देख रहे हो वो सारे नाम का कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई पर्पस है कि क्यों कहा उसको वेरिएबल, क्यों कहा उसको इंक्रीमेंटल, क्यों कहा उसको डायरेक्ट।
सभी चीज़ों का कोई ना कोई रीज़न है, जिसका खुलासा एज एंड व्हेन मेरे ये जो चैप्टर के लेक्चर सीरीज़ है आगे जाएगी थोड़ा थोड़ा मैं करने की कोशिश कर लूँगा, ताकि आज पूरा रामायण नहीं बता देता हूँ, वरना काफ़ी लंबा ये लेक्चर हो जाएगा, जिसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स समझाने वाला हूँ। एक अच्छी बात इस चैप्टर की ये है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों आपको स्केल लेकर बैठना है, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ये थोड़े हद तक रफली ही इसके सॉल्यूशन सॉल्व हो जाते हैं और थोड़े चेंजेस करके एमसीक्यू स्टाइल में आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस में इसको पूछा जाता है। अच्छा, इसमें से एक नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग। अभी सबसे पहली बात, द थिंग दैट यू शुड नो, जो आपको जानना है कि इसमें आपको एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अ मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट? वेल, हर बिजनेस कोई ना कोई चीज़ बेचता है, उसको सेल्स कहते हैं, और उस सेल्स को करने के लिए पहले तो उन्होंने वो चीज़ बनाई थी, उसमें दो तरीके के उनके खर्चे हुए, बट दो तरीके के उनके खर्चे हुए। पहला वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब सेल्स में से, अगर आप यहाँ पे सही से ध्यान दे रहे हो, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को निकाला जाता है तो आपको एक तरीके का प्रॉफिट आता है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये जो कंट्रीब्यूशन का वर्ड लिखा है, अगर आप ऊपर देखो, कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग, तो ये जो टाइटल है चैप्टर का, इस वर्ड से, कंट्रीब्यूशन से निकाला जाता है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन क्या है? एक तरीके का प्रॉफिट जो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद एक बिजनेस को मिलता है। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो तो बता दो, पहले फिक्स्ड कॉस्ट क्या है वो तो बता दो, तो थोड़ा ठंडा रखो। ओके, ऐसे ही मैं आगे जाता हूँ लेक्चर में, उसका खुलासा भी कर दूंगा अगर आप ये नहीं जानते। अगर आप ये जानते हो तो बढ़िया है जी, एक तरीके से आपका रिविजन हो रहा है। हाँ, तो जब आप वेरिएबल खर्चा निकाल दो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, और जब उसमें से आप फिक्स्ड खर्चा निकाल दो आपको आपका लास्ट का प्रॉफिट मिल जाता है। इन ऑलमोस्ट ऑल सॉल्यूशंस, या आप जब भी इसका रफ वर्क करो, ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट नेट प्रॉफिट, आपको रफ वर्क में कैलकुलेशन के लिए रेडी करना है। अच्छा, थोड़ा आगे जाता हूँ और वेरिएबल और फिक्स पे हम चर्चा हो सकता है कुछ मिनट्स के बाद यहाँ पे कर ले। अभी मुझे आपको क्या समझाना है? ओके, मैं आपको जो चैप्टर है दैट हैज़ टू बी एक्सप्लेन टू यू फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव, एक ऐसी कंपनी जो कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, बट कंपनी के अंदर जाने के पहले मैं थोड़े सिंपल भाषा में, आप सभी लोग और मैं कोई ना कोई तो घर में रहते हैं, तो अगर यही कॉन्सेप्ट हम घर के अकाउंटेंसी में अप्लाई करें तो यही चीज़ें, ये सेल्स, ये कंट्रीब्यूशन, ये नेट प्रॉफिट हम कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल, मैडम का स्वागत कीजिए, अ वर्किंग हाउसवाइफ। ओके, पहले तो आप में से या हमारे भी जो मम्मी थे ना, अभी हाल ही में मदर्स डे होके गया है, सो वो घर को संभालते थे, गृहिणी घर को संभालते थे। अभी ऐसा नहीं है, अब तो घर को भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, बच्चे हो गए तो बच्चे को भी संभालते हैं, तो मतलब मल्टीटास्किंग काफ़ी काम वो करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक घर है, मैडम है जो घर को चलाती है, और इनके घर में क्या क्या हर महीना होता होगा देखते हैं। देखिए, अगर ये कमाती है तो उनको सैलरी मिलता है, कोई ना कोई पे स्केल पे वो सैलरी उनको मिलता होगा, पर जो सैलरी उनको मिलता है वो सैलरी में से क्या उनका पूरा बचत हो पाता है कि मैं 30,000 कमाती हूँ, मैं 20,000 कमाती हूँ, 20,000 बच जाता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? अरे घर में अगर बच्चे हैं, हस्बैंड है, मतलब अगर ऐसे सदस्य है तो सबको तो खिलाना पिलाना तो है ही, खर्चे तो होते ही होते हैं। हाँ, तो जो खर्चे होते हैं, घर के खर्चे, उसको आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कह सकते हैं। और जब ये घर के खर्चों को आप निकालोगे आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है। अगेन, थोड़ा आगे जाने पे आपको कंट्रीब्यूशन का जो मतलब है और थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंड होगा। अच्छा, एक बार आपने ये कंट्रीब्यूशन पे आप आ गए, यहाँ से आप
जो घर का भाड़ा है, अज्यूमिंग ये सोच के कि आप कोई भाड़े के घर में रहते हो, खुद के घर में आप नहीं रहते, हाउस रेंट हम माइनस कर देंगे, हमको बचेगा सेविंग्स। अब प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करना, आपको उस तरफ का स्टेटमेंट नज़र आता है और उस तरफ के स्टेटमेंट में आपको वेरिएबल कॉस्ट नज़र आता है। ये वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल खर्चा क्या होता है? ऐसे खर्चे जो कभी सेम लेवल पे नहीं रहते, मतलब कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा और ज़्यादा ऊपर, कभी नीचे भी जाते हैं। जब कोई खर्चा पहले से दूसरे महीने में, दूसरे से तीसरे महीने में कभी ऊपर कभी नीचे, उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरी का मतलब वो होता है ना अप डाउन, बट फिक्स्ड कॉस्ट जो इसके नीचे दिया है उसका मतलब क्या है? फिक्स्ड, वो तो कभी भी चेंज नहीं होता, वो जैसे है वो जितना है उतना ही होगा। तो घर के मामले में, घर के इकोनॉमिक्स में कौन से खर्चे आप वेरिएबल कह सकते हो? खाने पीने का खर्चा, ओके, साबुन का खर्चा, बराबर, क्योंकि अगर घर में सदस्य ज़्यादा है तो खाना पीना ज़्यादा बनता है, उस पर खर्चा ज़्यादा होता है, तेल पे ज़्यादा होता है, दाल पे होता है, सब्जी पे होती है, पकवान पे होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर घर में 6 रहते हैं और 4 गांव चले गए तो फिर खाने का खर्चा भी कम हो जाता है। तो ये है वेरिएबल एक्सपेंस कि घर में लोग ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा, लोग कम, और अगर लोग गए ताला लगाकर तो वो तो बंद ही हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? घर का भाड़ा, क्योंकि घर का जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है घर का, वो ऐसा नहीं बोलेगा अगर आपके घर में 2 लोग हैं मैं भाड़ा कम कर देता हूँ, अगर 10 लोग हैं मैं भाड़ा बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, वो तो घर के अंदर आता भी नहीं है, वो तो उसके एजेंट को बेचता है और क्या बोलता है, जाओ भाड़ा लेके आ जाओ। घर में 10 है, घर में 6 है, घर में 3 है, या घर में कोई नहीं है, मुझको क्या करना, मुझको मेरा रेंट चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है किसका? फिक्स्ड एक्सपेंस का। अगर इन चीज़ों में हम कुछ नंबर्स को डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नंबर्स डालें और इन नंबर्स में हमको कोई चेंजेस करने हैं तो फिर असर क्या होता है। सिचुएशन 1, हमारी जो मैडम है ना, वो 40,000 कमाती है और घर के खर्चे, खाना, रेस्टोरेंट में जाना, ये सारी, ओके, ये 14,000 का हुआ। तो कंट्रीब्यूशन जो आता है 26,000, सिंपल सब्ट्रैक्शन से आ जाता है, और जो घर का भाड़ा है वो है 16,000, वो बदलने वाला नहीं है। तो इनका जो बचत है वो 10,000 का हो जाता है। अच्छा, थोड़ा अपना पोजीशन में चेंज कर लेता हूँ, आपको वो साइड का क्लियर नज़र आएगा। ये था सिचुएशन 1। अभी सिचुएशन 1 में इनकी बचत 10,000 की हुई। हर एक घर और हर एक बिजनेस अपनी पूरी कोशिश करता है कि उनका जो सेविंग्स है या प्रॉफिट वो बढ़े, कम ना हो, वो इंक्रीज हो। तो ये प्रॉफिट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब घर के सिचुएशन में हम सेविंग्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक और सिचुएशन लेते हैं, पगार वही है, क्योंकि देखिए आजकल तो तकलीफ ऐसी है कि काफ़ी लोगों को नौकरी ही नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि नौकरी बढ़े, या तो नौकरी के अंदर जो वेतन उनको मिलता है, सैलरी जो मिलता है वो बढ़े। तो अज्यूम करते हैं कि सेकेंड सिचुएशन में भी इनका जो सैलरी वो सेम है, घर का खर्चा बढ़ गया। क्यों? तेल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, आटा, चावल, दाल, सारी चीज़ें महंगी हो गई, कपड़े महंगे हो गए, रेस्टोरेंट में जाना, मॉल में जाना, कुछ खरीद के लेकर आना महंगा हो गया। तो अभी जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो 16,000 का है, और इनका जो रेंट है वो भी तो 16,000 का था। तो कोई सेविंग्स नहीं हो सकता है। अगर एक और सिचुएशन हम सोचें, वही पगार, बट अभी जो इनका खर्चा है बढ़ते 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 जा रहा है, 30,000 का खर्चा, कंट्रीब्यूशन जो आया और जो हम फिक्स्ड कॉस्ट है रेंट का निकाले, तो इनका बचत तो होता ही नहीं है, ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो आई रिपीट, बचत नहीं है, खर्चा ज़्यादा है, तो ये 6,000 जो ज़्यादा खर्चा इनको करना है, क्योंकि ये एक नेगेटिव आंसर आया है, ये बोरोइंग्स में, मतलब उन्हें रिश्तेदार के पास या बैंक के पास कहाँ ना कहाँ पर जाकर वो पैसा लेना पड़ेगा ताकि अपने घर को वो चला सके। ओके, इस कहानी को थोड़ा और हम आगे लेकर जाते हैं। अब सोचिए, ये जो हमारी मैडम है ना, वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाती है, और हम सिचुएशन 1 को सेम रखते हैं,
टू को हम चेंज करते हैं। ये आपको समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा कि हर घर, ओके, हर घर कुछ कहता है, हर घर या हर घर के लोग, परिवार के लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो उनकी बचत है, सेविंग्स, वो इंक्रीज हो सके। तो ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सभी लोग ऐसा कहेंगे, कैसे हम बचाए, वो जो सरकार है ना, वो रेट्स को इंक्रीज कर रही है, आटा, चावल, दाल, तेल, पानी, ये वो सबका भाव बढ़ रहा है, तो हम सेविंग्स को बढ़ाए कैसे? देखिए, वेरिएबल चीज़ें जो घर के खर्चे होते हैं वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में है। मतलब अगर आप सिनेमा जाते हो एक महीने में 2 बार पूरे फैमिली को लेकर, तो उसे 1 बार कर लो। रेस्टोरेंट जाते हो 4 बार, उसे 2 बार कर लो। बिरयानी खाते हो 10 दिन महीने में, 4 दिन कर लो। मतलब घर के खर्चे आप कोशिश करो कि कम हो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। वेरिएबल खर्चे आपके कंट्रोल में होते हैं। तो सोचो, यहाँ पर रिवाइज्ड सिचुएशन 1 में वेरिएबल खर्चा मतलब घर के खर्चे कितने हुए? 12,000, बराबर, थोड़ा कम। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 28,000। भाड़ा चेंज नहीं होगा, वो 16,000 का 16,000, बट पहले बचत थी 10,000 की, अभी बचत है 12,000 का। सेविंग्स बढ़ गया। प्लीज ये अंडरस्टैंड करना, उस तरफ की स्क्रीन पे जो चल रहा है कि ये जो सेविंग्स है 2000 से कैसे बढ़ा? क्या पगार बढ़ा? नहीं। तो किसने अपनी जेब से ये 2000 दिया? किसी ने नहीं, किसी ने मेहरबानी नहीं की, आपने अपनी मदद खुद से की। मतलब जब आप आपके होटल के खर्चे को, रेस्टोरेंट के खर्चे को, बिरयानी के खर्चे को बराबर कम करते हो, वेरिएबल खर्चे को कम करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने वेरिएबल खर्चे को 2000 से कम किया, तो वो 2000 कहाँ पे गायब नहीं हो जाता, वो 2000 आपकी बचत में बढ़ जाता है। मतलब कोई आपसे पूछेगा, अरे आपके परिवार ने 2000 बचाया, किसने आपकी मदद की? किसने नहीं की, हमने हमारी मदद की। हमने हमारा जो वेरिएबल खर्चा है बराबर वो कम कर दिया, उसके वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारी बचत थी वो 2000 से बढ़ गई। तो ये हमारा योगदान है, दूसरे किसी का योगदान नहीं है। कंट्रीब्यूशन हमारा योगदान, इसके लिए उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन, और चैप्टर का एक नाम है कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर कंपनी ये जानती है कि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में वो कुछ नहीं कर सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट गवर्नमेंट कहती है आपको इतने पैसे देने हैं, टैक्सेस देने हैं, लाइसेंस फीस देने हैं, तो फिर आपके तो हाथ में कुछ नहीं है, आपको वो देना ही देना है, वो फिक्स्ड है। बट अगर आप आपके वेरिएबल खर्चे को कम करो तो जो मुनाफा आप कमाते हो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। तो हर कंपनी अपने दिमाग में ये जानती है, हर अकाउंटेंट अपने दिमाग में ये जानता है कि ध्यान कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे हाथों के कंट्रोल में नहीं है, वो दूसरा कोई उसको डिटरमाइन करता है। अच्छा, तो ये था आपको कंट्रीब्यूशन समझाने का। और ये जो चैप्टर के कुछ नाम है, जैसे मार्जिनल का मतलब है एक और, वैसे ही इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग जो ऊपर दिया गया है बराबर, कि अगर मैं 10 यूनिट बनाता हूँ, ये एक रिमोट है, ये रिमोट अगर मैं 10,000 बनाता हूँ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। बट अगर मैं ये 10,000 एक और बनाऊं तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट पे क्या असर होता है, मेरे फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या असर होता है बराबर। इसके लिए इसको मार्जिनल कहा जाता है, एक और, इंक्रीमेंटल एक और उसके अंदर आपका फोकस होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पे बराबर। क्योंकि अगर ये रिमोट आप एक और बढ़ाओ, एक और बनाओ, तो आपको क्या लगता है आपका कौन सा खर्चा बढ़ जाएगा? आपका जो खर्चा वेरिएबल है वो बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा और प्लास्टिक, थोड़े और बटन्स इसके लिए लगेंगे, पर जो फिक्स्ड खर्चा आपका होता है वो सेम ही रहने वाला है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर कोई गाड़ी के अंदर, गाड़ी में लोगों की बैठने की कैपेसिटी सोचो 5 लोगों की है बराबर, और 5 में से 3 लोग अभी उस गाड़ी के अंदर
बैठे हैं। तो जो ड्राइवर का खर्चा होता है वो 3 लोगों को चलाने के लिए, और वही ड्राइवर का खर्चा 5 लोगों को चलाने के लिए, वो तो सेम होता है, वो फिक्स्ड होता है, बराबर। बट जो खाने का खर्चा है, पहले ड्राइवर बोलेगा मुझे 3 पैसेंजर्स को खिलाना था, अब मुझे 5 लोगों को खिलाना पड़ेगा, तो वो वेरिएबल होता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, हर सर्विस या हर प्रोडक्शन जब हो रहा है 2 खर्चे होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड, और इनको अलग रखना और अलग रख के एक डिसीजन लेना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपको सिखाने वाला है। ओके, थोड़ा आगे जाते हैं। कुछ फॉर्मूलाज मैं आपके सामने जल्दी से प्रेजेंट कर देता हूं जो आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। ओके, सबसे पहला है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीवी रेशो। अब ये पीवी रेशो क्या है? इसको कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, वॉल्यूम मतलब आपके आवास का वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे कंपनी के स्टाइल में वॉल्यूम का मतलब है कि उनका प्रोडक्शन कितना है, कितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है और वो कितना मुनाफा कमाते हैं। तो प्रॉफिट का और उनके सेल्स का, उनके प्रोडक्शन का रिश्ता परसेंटेज में, ये वाला फॉर्मूला आपको आंसर देगा। इसका सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। जब मैं प्रॉफिट कहता हूँ मेरा मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, तो वो जो स्टेटमेंट आपको दिखता है ना, मेरा मतलब है, या ये फॉर्मूला का मतलब है कंट्रीब्यूशन वाला प्रॉफिट। कभी कभी आप सोल्यूशन इस फॉर्मूला की हेल्प से ढूंढ सकते हो, और अगर आपको ना मिले, सिचुएशन अगर डेटा सब में अलग रहे, तो आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। तो वो आता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। जब हम करते हैं इनटू 100, ये जो आंसर है हमको परसेंटेज में आने वाला है, 20%, 10%, 15%, 30% डिपेंड करता है। सो पहला काम मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पीवी रेशियो ढूंढना है। ओके, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट आपको ढूंढना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब कोई भी अपना बिजनेस नया नया स्टार्ट करता है, कि ये ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब तो सभी लोग समझ जाते हैं, चलो भाई कुछ टूट गया। इवन का मतलब इधर और इधर, इधर और इधर सेम है, वजन सेम है। यहाँ पे किन चीज़ों के वजन की बात हो रही है? अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बट अभी के लिए अगर आपको ये ब्रेक इवन पॉइंट जो भी है आपको यूनिट्स में जानना है इसके आंसर। यूनिट का मतलब क्या है? ये एक स्केल है, ये एक यूनिट है, बराबर। एक स्केल एक यूनिट होता है। अगर मैं 1000 बनाऊं तो ये 1000 यूनिट बन जाते हैं, बराबर। तो यूनिट में अगर आपको ढूंढना है, आपको करना है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल नहीं, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको यही चीज रुपीज में ढूंढना है तो आपको करना है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसा कहता है कि व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, ओके, एक बिजनेस के लाइफ में, जीवन में, ओके, एक साल में, जब उस बिजनेस के खर्चे, सारे खर्चे मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड, और उस बिजनेस की कमाई क्या हो जाती है? एक हो जाती है, कम ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे भी 10 रुपया कमाया, यहाँ पे 10 रुपया हमने खर्चा किया। तो जब 10 रुपया कमाया, 10 रुपया खर्चा किया, कितने प्रोडक्ट्स पे, कितने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर आपका कमाई खर्चा एक हो गया, इवन, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, आगे जाके एक और फॉर्मूला है, एक आध दो फॉर्मूला और है। सबसे पहले तो मैं ये ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से क्लियर कर लेता हूँ। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैं गलती नहीं कर रहा, हर मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना अनिवार्य है, कंपलसरी है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। जितना हो सके, जितना सिंपल हो सके आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा भाई, भारत और भारत के लोगों का नेशनल टाइम पास पेपर पढ़ना भी है, गॉसिप करना भी है, खुसफुसाना भी है, पर चाय पीना भी है। अगर मैं और आप चाय की टपरी स्टार्ट करें, क्योंकि चाय की टपरी शुरू करने के लिए कोई बड़ा हमको आलीशान होटल तो खोलना नहीं है, रास्ते पे छोटा गाड़ा लगाए, या तो हम साइकिल पे भी, ओके, एक कंटेनर करके आता है, उसमें गर्मा गर्म चाय डाल दी, 10-10, 5-5 रुपए का चाय, कटिंग चाय बेचना हमने शुरू कर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम चाय का बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो चाय का जब
पहला ग्लास हम बनाते हैं, ये वाला पहला ग्लास बराबर, तो इस पहले ग्लास की चाय को बनाने में हमारा क्या खर्चा हुआ? आप में से कुछ कहोगे सर दूध का खर्चा हुआ, सर शक्कर का खर्चा हुआ, सर चाय पत्ती का खर्चा हुआ, बराबर, ओके, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैं कहूँ आपने ये जो सारी चीज़ें हैं ना, 2 रुपए की डाली, चाय पत्ती, दूध, शक्कर 2 रुपए का, थोड़ा मसाला डाल दिया आपने, अच्छा, और आपने बेचा 5 के लिए, 2 रुपए का माल डाला, 5 के लिए बेचा, तो आप में से मुझे कितने लोग बताओगे कि 3 का मुनाफा है? अगर कुछ लोग कहें हाँ सर 2 का बनाया 5 का बेचा तो 3 रुपए का तो प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं। जब आप पहला चाय का प्याली बनाते हो आपको वो प्रॉफिट नहीं देता। जब आप दूसरा बनाते हो, 20th वाला बनाते हो, 200 वाला बनाते हो, आपको प्रॉफिट नहीं होता। आप अगर मुझे ये पूछोगे कैसे, बट ज़्यादा में तो बेचा है, देखो आपने मुझे कौन से खर्चे बताए, मुझे वेरिएबल खर्चे बता दिए, बराबर, और वेरिएबल खर्चे की वसूली हो गई। बट ये जो चाय का प्याला है ना, ये एक है और यहाँ पे इतने सारे हैं, वो भी तो आपने खर्चा किया। हाँ, आपने जो गाड़ा डाला है, जो साइकिल आप चला रहे हो, जो कंटेनर आपके पास है, जो गैस स्टव आपने खरीदा है, खाना खा पे तो आप चाय बनाते हो, ये सारे फिक्स्ड खर्चे हैं। हो सकता है कि 2 रुपए का आपने चाय पत्ती, दूध डाल दिया, बट 20,000 का आपने ये बाकी का खर्चा किया होगा, गाड़ा, साइकिल, बराबर, तो वो भी तो आपको वसूली करनी है। वो कोई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री का थोड़ी दिया है। तो आपको क्या समझना है, वेरी सिंपली पुट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरा वेरिएबल खर्चा, चाय पत्ती, दूध, ये भी तो आना चाहिए, और जो ग्लास का खर्चा है जो फिक्स्ड है, ओके। और अगर मैं ग्लास में देता हूँ तो ऐसा नहीं कि हर टाइम नया ग्लास देता हूँ, ओके। हाँ, पेपर का कप अलग होता है, ओके, थर्मोकोल का अलग होता है, हाँ, और जो स्टव है वो भी तो एक ही होता है, जो कंटेनर है वो भी तो एक ही होता है, जो साइकिल है वो भी तो एक ही है, बट ये सब का भी तो खर्चा मुझे मेरी जेब में आना चाहिए। अगर कोई आपको ये बोले कि चाय वाले, ये बहुत प्रसिद्ध है ना हमारे भारत देश के अंदर चाय वाला, आप अगर 2000 कप चाय का बेचो, कितने, 2000 कप चाय का, तो आपका वेरिएबल खर्चा आपकी जेब में और आपका फिक्स्ड खर्चा, कौन सा फिक्स खर्चा, बर्तन का, स्टव का, गाड़ी का, जो आपने खर्चा किया वो भी आपकी जेब में आ गया। ये 2000 कप चाय का, मैं अगर एक चाय वाला हूं, मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता है। आई रिपीट, जब कोई एयरप्लेन का बिजनेस स्टार्ट करता है, राकेश झुनझुनवाला करके कोई है, काफ़ी फेमस है वो, थोड़े टाइम में एक एयरलाइन इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, बराबर, तो शुरू होते होते हो सकता है 1 और साल निकल जाए, बट अभी उन्होंने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन किया होगा। क्या, अगर मैं मेरा फर्स्ट यहाँ से गोवा जाए, यहाँ से बेंगलुरु जाए, यहाँ से मध्य प्रदेश जाए, कहाँ पर भी कोई ना कोई एयरपोर्ट पे, तो क्या मैं प्रॉफिट कमाऊंगा? नहीं, फर्स्ट फ्लाइट में प्रॉफिट नहीं है, फर्स्ट पैसेंजर प्रॉफिट नहीं देता, तो मुझे कितने पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पड़ेंगे कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, क्योंकि पेट्रोल, सैलरी, ये अलग चीज़ें हैं, बट जो पूरा एयरक्राफ्ट है करोड़ों का, वो भी तो आपको वसूली करना है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, तो कोई उनको बोलेगा, कोई तो ऐसा हिसाब लगाएगा ना, आप जैसे बच्चों हो, कि सर देखो पहला तो पैसेंजर आपको प्रॉफिट नहीं देगा, आपको 5000 पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ेंगे, तो ही आपका वेरिएबल खर्चा, तो ही आपका फिक्स खर्चा आपकी जेब में आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब आपका टोटल खर्चा और कमाई एक हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब आपके फिक्स्ड खर्चे आपकी जेब में आ जाए, क्योंकि देखो वेरिएबल खर्चा कभी खत्म नहीं होता, फिक्स खर्चा खत्म हो जाता है क्योंकि आपको वो तो एक ही बार खर्चा करना है। वेरिएबल जब तक ना, जो खाना पीना का खर्चा होता है ना, जब तक हम ना लेट ना जाए, बराबर, कब्र में, तब तक तो खाना पीना चलता ही रहता है। तो वेरिएबल खर्चा कभी बंद नहीं होता, फिक्स्ड ज़रूर बंद हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे जब कोई भी बिजनेसमैन पहुंच जाता है,
बराबर। तो अगर मैं रास्ते पे समोसा वड़ा पाव बनाता हूँ तो कोई मुझे बोलेगा आपको 6000 वड़ा पाव बेचना है, तो मेरे दिमाग में वो है कि मुझे 6000 वड़ा पाव बेचना है, तब तक मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, तब तक फिक्स्ड कॉस्ट मेरा मेरी जेब में नहीं आया है। तो मैं ये आशा करता हूँ आपको ब्रेक इवन पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया रहेगा। ये मैं ग्राफ पे आपको कुछ इस तरह बता सकता हूँ। अगर आप मेरे पीछे का ग्राफ देखो, यहाँ पे ओके एक्स एंड वाई एक्सिस करके जो होता है ना, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं, और उस एक्सिस के ऊपर हम कितनी कीमत का ओके रुपीस के अंदर हम खर्चा कर रहे हैं या कमाई। सो आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट नजर आता है, एक मिनट। हाँ, ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये 10,000 जो यूनिट्स है वहां तक आपका ये खर्चा कितने का है, 1 लाख रुपए का है। ओके ये हो गया 1 लाख फिक्स्ड खर्चा। मतलब क्या है, आप 2000 यूनिट बनाओ, 4000 बनाओ, 8000 बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट टस से मस नहीं होता, वो आपको करना ही करना है, भाड़ा देना ही देना है। अच्छा आगे ध्यान दीजिए, फिर ये ऊपर की जो लाइन जाती है ना, हाँ ये कौन सा है, ये हिस्सा जो फिक्स्ड और टोटल के बीच का है वो वेरिएबल कॉस्ट है। अब 2 यूनिट और बढ़ाओ खर्चा बढ़ा, 10 यूनिट और बढ़ाओ खर्चा बढ़ा। ये दोनों को जब आप ऐड करो आपको आता है टोटल कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है, प्रोडक्शन कम करो, प्रोडक्शन ना करो, प्रोडक्शन ज्यादा करो, उसके ऊपर जो गैप है वो वेरिएबल कॉस्ट जो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता है। जब टोटल कॉस्ट और टोटल कमाई रेवेन्यू का संगम होता है, ओके मतलब शादी बन जाती है, तो उसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। प्लीज याद रखिए और समझने की कोशिश करें कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां तक ये जो कमाई है वो कम है, आई होप आपको नजर आ रहा है, और खर्चे का लाइन ज्यादा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे नीचे नुकसान होता है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नफा नुकसान नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस, और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कमाई की गाड़ी ऊपर चली गई और खर्चे की गाड़ी नीचे आ गई तो प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आज या कल एक बिजनेसमैन बन जाओगे बराबर, तो प्लीज ये अंडरस्टैंड करना आपको आपके बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो ब्रेक इवन पॉइंट आप ढूंढते हो तो आपको ये समझ में आता है, वो आपका एक टारगेट बन जाता है। अच्छा मेरे को ये टारगेट तक पहुंचना है क्योंकि तब तक मेरे बिजनेस में तो नुकसान ही होगा, उसके बाद में मेरे बिजनेस में प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये जो थिंकिंग है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी जेब में आ गए। इसके लिए उसके फॉर्मूला में आपको ध्यान देना पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। अच्छा आपको कभी नहीं, हमेशा पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा, कहाँ ना कहाँ पे आपको बीईपी की जरूरत पड़ी जाएगी, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड है, ये चैप्टर आपको डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना सिखाने वाला है। तो ये आपको टेक्निक्स बता रहा है कि आपको कौन से फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है वो डिसीजंस को लेने में। अच्छा कभी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये भी पूछेंगे। अभी ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप यूनिट्स में और आप रुपीज में ढूंढ सकते हो। अच्छा अगर कोई आपको बोले, सोचो ना आपका जन्मदिन है, आपने कुछ दोस्तों को खाने के लिए ना ट्रीट देने के लिए लेकर गए, तो आपको आपने दिमाग में ना कुछ लगाया होगा हिसाब, मैं 5 दोस्तों को लेकर जा रहा हूँ, 8 दोस्तों को लेकर जा रहा हूँ, तो मेरी जेब में कितना पैसा होना चाहिए, सोचो 2000। बट आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी जेब में एकदम सटीक 2000 रखोगे, नहीं, सेफ्टी के लिए पता नहीं किसी दोस्त को थोड़ी ज़्यादा भूख लग गई, उसने 1-2 आइटम ज़्यादा मंगा लिया तो खर्चा तो हो जाएगा। अब बर्थडे हमारा है तो दूसरों को थोड़ी बोल सकता हूँ पे करने के लिए, आप आपके सेफ्टी के लिए थोड़ा ज़्यादा और जेब में रखोगे, 200, 300, 400। उसी तरह अगर आपको कोई बोले ए तुम्हारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो 2000 यूनिट है, तो ऐसा नहीं कि 2000 यूनिट ही बनाना है, सेफ्टी के लिए थोड़ा ज़्यादा बना ले, 2200 बना ले, 2500 बना ले,
बीईपी के ऊपर जो आप बनाते हो उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। और अगेन वो डिपेंड करता है आपको यूनिट्स में पूछा है कि आपको रुपीज़ में पूछा है। दोनों के लिए जो फॉर्मूलाज ऊपर दिए गए हैं सिचुएशन के हिसाब से हमको इस्तेमाल करने हैं। आखिरकार मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपको कभी कभी टू फाइंड डिजायर्ड प्रॉफिट भी कहा जाता है। मतलब क्या है, देखिए हर बिजनेसमैन के मन में एक लालसा होती है, एक तमन्ना होती है, क्या मुझे भविष्य में इतना मुनाफा कमाना है। तो इतना मुनाफा कमाने के लिए मुझे बिक्री कितनी करनी पड़ेगी, मुझे डबल कमाना है। मैंने पिछले साल में 100 रुपया कमाया, 100 रुपीज़, मेरे को अभी 200 रुपीज़ कमाना है। हर कोई चाहता है कि उसका मुनाफा डबल हो जाए, तिगुना हो जाए। तो मुझे करना क्या है इसके लिए? अच्छा, आपको क्या करना है, अगर किसी को जो ज़्यादा इस चैप्टर के बारे में, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में नहीं जानता, तो वो क्या सोचेंगे? वो बोलेगा देखो भाई, डबल कमाना है तो डबल बेचना पड़ेगा, बराबर। आज आपने 1 लाख का सेल्स किया है तो 2 लाख कर लो, 3 लाख कर लो, तो ही दुगना प्रॉफिट, 3 गुना प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप आपके सेल्स को दुगना करते हो तो सिर्फ आपका वेरिएबल खर्चा बढ़ जाता है, आपका फिक्स खर्चा बीईपी तक अगर आप पहुंच गए हो बंद हो जाता है। मतलब अगर आप ज़्यादा बेचो, बराबर, आपका प्रॉफिट, अगर आपका सेल्स, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, 10% से बढ़ा तो आपका प्रॉफिट 10% से नहीं हो सकता है, आपका प्रॉफिट 20% से बढ़े। क्यों आपका प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि आपका जो खर्चा है, फिक्स्ड खर्चा, वो रुक गया, तो आपका टोटल खर्चा थोड़ा कम हो गया। इसकी वजह से ये कैसे क्या कहते हैं, इम्प्लाई होता है, ये कैसे एक्चुअली हम सॉल्व करते हैं, वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ज़रूर समझेंगे। आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्शन, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग और उसके फॉर्मूलाज के साथ में आपकी शुरुआत, आज आपका मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ में, पूरे सॉल्यूशंस के साथ में, और थोड़ा थोड़ा एमसीक्यूज का भी आइडिया मैं आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वरना लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और मुझे नहीं पता कि आपका जो अटेंशन स्पैन है, ध्यान देने का जो समय है, वो कितना है। तो सेफ्टी के लिए आज मैं इतना ही रखता हूँ। जब अगली बार मिलेंगे इस चैप्टर को हम आगे